नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और विकारी शब्दों की श्रृंखला में हमने सबसे पहले संज्ञा को पढ़ा, फिर सर्वनाम को पढ़ा और फिर उसके बाद विशेषण को पढ़ा। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पश्चात हमें सबसे पहले उन विकारों को पढ़ना है जो शब्दों में होते हैं। विकार से तात्पर्य क्या है? शब्दों में परिवर्तन से। और विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें यह परिवर्तन संभव होता है या होता है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो हमने चर्चा की थी पहले भी कि एक परिवर्तन होता है लिंग का, दूसरा परिवर्तन वचन का, और तीसरा परिवर्तन क्रिया में होने वाला काल संबंधी परिवर्तन। अगला क्या है? काल है। और इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में लिंग संबंधी और वचन संबंधी विकार अर्थात परिवर्तन होता है, किंतु काल संबंधी परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले इन दो को हम देखेंगे, लिंग को और वचन को। साथ ही इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला विकार शब्दों में होने वाला लिंग, इसे हम जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है और इसके क्या उदाहरण हैं, उससे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहले ही मैं बता चुका हूँ, आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं या हिंदी कहीं पे भी पूछी जा रही है। वनडे एग्जाम में जहाँ वैकल्पिक आपसे पूछा जाता है और मेंस में जहाँ लिखना आपको पड़ता है, उसके साथ साथ नेट जीआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी भाषा की पकड़ आप में या आप में होना बहुत आवश्यक हो जाती है। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं लिंग का क्या अर्थ है। लिंग का अर्थ यदि मैं एक शब्द में कहूं तो इसे मैं कह सकता हूं प्रतीक के रूप में। क्या कह सकता हूं? प्रतीक। हम इसे चिन्ह कह सकते हैं या निशान कह सकते हैं। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह, प्रतीक या निशान होता है। जिस प्रकार से मनुष्यों में, जानवरों में, विभिन्न प्रकार के पादपों में हम उनके अलग अलग निशानों से या प्रतीकों से उनकी पहचान करते हैं, उसी प्रकार हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। और हमें शब्द की जाति का बोध कराना है। तो ऐसा प्रतीक, ऐसा निशान या चिन्ह, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह, प्रतीक या निशान। ऐसा निशान जिससे हम समझ पाएं कि भाई लिखा हुआ जो शब्द है या पढ़ा जाने वाला जो शब्द है उसकी जाति क्या है। इसलिए लिंग संबंधी विकार शब्दों में होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह, निशान के साथ साथ पहचान का साधन, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु, व्यक्ति, स्थान है ना, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग कोई शब्द नहीं होता, शब्दों में होने वाला परिवर्तन अर्थात विकार होता है, जिससे हम शब्द की जाति स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं या पहचान करते हैं। आगे चर्चा करें तो हमने देखा परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि शब्दों में होने वाला ऐसा विकार जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहलाता है या लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द लिंग से तात्पर्य चिन्ह, निशान है, अर्थात शब्दों के जिस रूप से उसकी जाति का बोध हो जाए, है ना, उसकी जाति के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कह देते हैं? लिंग कहते हैं। चलिए अब जानेंगे कि लिंग के भेद कितने हैं। हिंदी भाषा की यदि मैं बात करूं तो हिंदी भाषा में केवल 2 लिंग माने गए हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है और स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे पुरुष जाति के लिए अगर मैं कहूं तो मोर पुरुष जाति का बोध करा रहा है और मोरनी स्त्री जाति का द्योतक है। ऐसे पहचान हम कर रहे हैं। अब यह तो हो गया कि भाई हमने पहचान लिया, लेकिन किस तथ्य के आधार पर या क्या नियम है इसके, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम व्याकरण में पहचाने कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे हम पहचानेंगे या क्या इनकी प्रकृति होती है, कैसा विकार होता है।
जैसे सबसे पहले आ जाते हैं पुरुष जाति की परिभाषा। अगर हम देखें, शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। स्त्रीलिंग शब्द, शब्द का वह रूप या वह विकार जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। ठीक है, बेटी, है ना, आदि। लिंग निर्धारण के लिए हमारे पास में 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3 आधार। हिंदी भाषा में केवल, देखिए ये थोड़ा सा जटिल है। अगर मैं कहूँ कि हम लिंग निर्धारण के लिए बहुत आसान हो जाए हिंदी भाषा में, तो थोड़ा सा कठिन है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में हमारे पास में जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के भी हैं, हिंदी के खुद के भी कुछ ध्वनियाँ हैं, विकार हैं, उत्पन्न हुए, उनको हमने शामिल किया है। विदेशी भाषा के भी शब्द हैं, कुछ देसी भाषा के भी शब्द हैं। लिंग निर्धारण करना केवल एक आधार पर निर्भर नहीं करता। पहला आधार बन जाता है रचना के आधार पर। रचना से तात्पर्य है उनकी बनावट से, है ना, कि व्याकरणीय रचना क्या है। उसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर, जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्य बनाने के लिए या पदबंध बनाने के लिए, तो संज्ञा शब्दों के साथ अन्य शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं, दूसरे संज्ञा शब्द हैं। कारक का बहुत बड़ा रोल होता है लिंग निर्धारण के लिए, क्रिया का भी रोल काल होता है, उसके साथ विशेषण शब्द। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो केवल कर्ता अर्थात एक संज्ञा प्रमुख न होकर अन्य आधारों पर भी हम क्या करते हैं, लिंग निर्धारण कर लेते हैं जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अर्थगत कुछ शब्द एक ही अर्थ रखते हैं, फिर भी लिंग के दृष्टिकोण से वह भिन्न होते हैं। तो 3 आधारों में हमें चर्चा करनी है, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर, ताकि भाषाई त्रुटि ना हो, कब होगा लिखना है, कब होगी लिखना है। आपने देखा होगा अमूमन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ये समस्या हो जाती है कि होगा होगी में, है ना, दही खाई हो जाता है बहुत सारे लोगों का, है ना, ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं? खासकर लेखन में इसका प्रयोग करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है कि आप लिख रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन आपका माध्यम हिंदी है या हिंदी का ही पेपर आप दे रहे हैं, तब भी आपके लिंग वचन संबंधी त्रुटियां जो हैं वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चलिए, रचना के आधार से क्या तात्पर्य है? रचना के आधार से तात्पर्य है शब्द की व्याकरणीय बनावट, अर्थात जब शब्दांत में, शब्दों के अंत में किन स्वरों का, है ना, या प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं कि कोई शब्द का आपने निर्माण किया। और जैसे मैंने कहा, एक शब्द लिखा बड़ा, कोई बड़ा आदमी है ना, या हमसे बड़ा है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाता है, बड़ी। तो आपने देखा यहां पर लास्ट में क्या आया, आ, और आ के स्थान पे आपने क्या कर दी, बड़ी ई। तो आपने क्या कर लिया, लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बना लिया। तो यही व्याकरण का नियम कहता है कि जो आकारांत शब्द हैं, आकारांत मतलब जिसके अंत में आ आए, या आकारांत, बड़ा आकारांत, ऐसे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। कैसे शब्द कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द। अर्थात जिन शब्दों के अंत में पहले से ही लगाया नहीं, जोड़ा नहीं, पहले से ही आ आए या तो बड़ा आए, इसे क्या कहते हैं, आकारांत और आकारांत। तो ये बड़ा वाला आ है और ये छोटा आ है। तो आकारांत, आकारांत वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से इकारांत मतलब छोटी ई, इकारांत मतलब बड़ी ई। यदि किसी शब्द के अंत में छोटी या बड़ी ई आएगी उसे कहते हैं इकारांत, इकारांत। ऐसे शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो ये आम भाषा हमने देख ली कि किस तरीके से हम किसी शब्द के अंत में जाएंगे और अंत में हमें क्या मिल गया, छोटा या बड़ा आ तो वह पुल्लिंग शब्द है, और बड़ी ई और छोटी ई मिल गई तो स्त्रीलिंग शब्द है। परिभाषा में आ जाए, जिन शब्दों के अंत में आकारांत एवं आकारांत शब्द आते हैं या आकारांत आता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे राम, सूर्य, समुद्र, कपड़ा, घोड़ा आदि, ऐसे शब्द। पर मैंने पहले भी कहा है कि लिंग निर्धारण के लिए केवल एक आधार नहीं है, बहुत सारे अपवाद हैं। अब ये अपवाद हैं तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा।
कि कैसे हैं। और अपवाद का मतलब क्या होता है, जहां नियम ना लगे। तो क्यों मत पूछना, नियम मतलब जो तर्क संगत ना हो, जो नियम विरुद्ध हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ठीक, तो अपवाद में क्या है श्रेणी में, जैसे पुस्तक, पुस्तक में अंत में आ रहा है, साइकिल में अंत में आ रहा है, कमीज में आ रहा है, पेंसिल में, ओश में, ठीक है, संतान, बुलबुल, पुलिस, चादर, खटिया, लता। अब इन सभी शब्दों में देखिएगा अंत में क्या आ रहा है, या तो छोटा आ रहा है या तो बड़ा आ रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं हमको। लेकिन पुस्तक होता नहीं है, पुस्तक होती है, चादर ओढ़ी जाती है, ठीक है, साइकिल चलाई जाती है, पेंसिल होती है, ओस गिरती है, संतान होती है, ठीक है। उसी प्रकार से पुलिस आती है, चादर ओढ़ी जाती है, खटिया बिछाई जाती है, लता फैलती है। तो ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं, अपवाद, अर्थात आकारांत आकारांत होते हुए भी कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो उन्हें भी आपको देखना पड़ेगा कि आकारांत आकारांत होते हुए भी यह शब्द पुल्लिंग शब्द ना होकर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला उदाहरण के रूप में पुल्लिंग शब्द की हम और पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इन तथ्यों को पढ़ना जरूरी है। आकारांत आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, साथ में अपवाद भी देख लिए, लेकिन कुछ अपवाद के साथ में कुछ महत्वपूर्ण पहचान है कि जैसे पर्वतों के नाम है वो पुल्लिंग होते हैं, हिमालय है, विंध्याचल है, आल्प्स है, एवरेस्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखेंगे अपवाद में, अपवाद जब आप श्रेणी की बात करेंगे चोटियों की, है ना, तो श्रेणी होती है तो वह क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। दिनों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, है ना, रवि या वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत, चीन, ईरान, रूस आदि। देशों के नाम 2 बार लिख गया है। चलिए, उसके साथ साथ हमारे पास ग्रह और नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। लेकिन एक अपवाद आता है और यही पूछने वाला है कि पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग पृथ्वी होती है, तो अपवाद में पृथ्वी है। उसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय मिल जाए आपको, है ना, ये जब प्रत्यय मिलेंगे तो समझ लेना आप वह क्या है, ऐसे प्रत्यय वाले शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे नारी होती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा के लिए हम त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कौन सा, त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो नारी होती है लेकिन नारित्व होता है, स्वामित्व होता है, गुरुत्व होता है, तो आपने त्व प्रत्यय लगा लिया, आप प्रत्यय लगाएंगे आपने, ठीक है। तो जैसे बुढ़ापा, मोटापा होता है, आव प्रत्यय लगाएंगे, घुमाओ, लगाओ, चढ़ाओ, आवा प्रत्यय लगाएंगे, पहनावा, दिखावा, छलावा होता है। पन प्रत्यय लगाएंगे, बचपन, लड़कपन, आवारापन होता है। उसी प्रकार से खाना प्रत्यय लगाएंगे, पागल खाना होता है, दवा खाना होता है। वाला प्रत्यय लगाएंगे तो चाय वाला, सब्जी वाला, है ना, ये प्रत्यय वाले शब्द जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। बड़ा आसान है, अभी भी बता रहा हूं, सिंपल साधारण सी चीज हमने पढ़ी कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि पुल्लिंग शब्दों में हमने देखा कि आकारांत आकारांत शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इतना कहना काफी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ में अपवाद भी जुड़े हुए हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे जिनके अंत में आकारांत और आकारांत है। और इसका कारण क्या है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि बहुत सारे शब्द तद्भव के रूप में हैं और संस्कृत के पूरे नियम नहीं लग पाते। बहुत सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, जापानी भाषा के शब्द हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अपवाद हमने लिख लिया कि कुछ शब्द हैं, तो आप उसका सीधा साफ सुथरा सा है कि वाक्यों में आप प्रयोग कर लें और इसका उत्तर चले जाए। सबसे आसान तरीका है वाक्य में प्रयोग करना, ठीक, आपको पता चल जाएगा। उसके साथ क्रिया लिखिए। फिर हमने कुछ पहचान बताई है पुल्लिंग शब्दों की, जैसे पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, ठीक है। उसी प्रकार से जिन शब्दों के पीछे ये प्रत्यय लगे हों, ठीक है, आ है, आव है, अब आप प्रत्यय जोड़ना है, बड़ा आ आपने लगाया है, ठीक है, ऐसे प्रत्यय क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा कर ले पुनः।
तो जैसा लिखा है जिन शब्दों के अंत में इकारांत इकारांत होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे सती है, मोरनी है, तिथि है, रीति है ना, ये होती है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। फिर अपवाद की अपवाद से तात्पर्य क्या है कि जिन शब्दों के अंत में ई मिलेगा और ई मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या है, कैसे शब्द हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द ना होकर पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे पानी होता है, होती नहीं है, दही होता है, हाथी हाथी आ रही है, नहीं, हाथी आ रहा है, मुनि जा रही है, मुनि जा रहे हैं, ठीक है, पति होती है, होता है, रवि है ना, शनि आदि। उसी प्रकार से अब पहचान के लिए अगर बात करें, ये पॉइंट आते हैं कि भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, भाषा, बोलियों के नाम। चलिए, गलत लिखा है, यहां से मिटा लेंगे और इतना कर लें और यहां लिख लें नदियों के नाम। किसके नाम? नदियों के नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, जमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, मंदाकिनी। लेकिन दो नाम ऐसे हैं, एक है ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र, और दूसरा है सोन। इसे पुल्लिंग शब्द में गिना जाता है, अपवाद में पूछ लेता है। किंतु अगर इन शब्दों के साथ में नदी जोड़ा है तो फिर स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग में लाएंगे आप। अगला क्या है? भाषा, बोलियों, लिपियों के नाम। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, देवनागरी है, पहाड़ी है, अंग्रेजी है, तो लिपि है ना, गुरुमुखी है, अरबी है, रोमन है, ये होती है। उसी प्रकार से यहां पे आना चाहिए नदियों के नाम, ठीक है, तो ये नदियों के नाम है। अनुस्वार, अब देखिए जिनके अनुस्वारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में अनुस्वार आ जाए, मतलब बिंदी आ जाए। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई है, तो अनुस्वार लगा हुआ कोई शब्द है जिसके अंत में अनुस्वार आ जाए वह स्त्रीलिंग होगा। ईकारांत तो मैंने पढ़ाया ही, साथ में उकारांत, ताकारांत, साकारांत आदि संज्ञाएं कैसी हो जाती हैं? स्त्रीलिंग। अर्थात जिनके अंत में ई आता है वो तो ठीक है, साथ में क्या है, यदि अनुस्वार आ जाता है या अंत में ऊ आ जाए, ता आ जाए या सा आ जाए, ऐसी संज्ञाएं कैसी हो जाती हैं? स्त्रीलिंग हो जाती हैं। ये इनके उदाहरण है, रोटी, टोपी, चिट्ठी, छत, भीत आदि। तारीखों और तिथियों के नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, कुछ प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। अर्थात यदि आपने ई प्रत्यय किसी में जोड़ा है तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा, बड़ा से बड़ी, भला से भली। इन्हीं प्रत्यय जैसे योगी से योगिनी, कमल से कमलिनी। इन प्रत्यय से धोबी से धोबिन, तेल से तेलिन, नी मोरनी, चोर चोरनी, ठीक है, आनी जेठ जेठानी, देवर देवरानी, आइन ठकुराइन पंडिताइन। इया प्रत्यय बिटिया डिबिया लुटिया, ता प्रत्यय सुंदरता, चपलता, धार्मिकता आदि। ऐसे प्रत्यय यदि आप किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वह कैसे हो जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। अर्थात कई बार हम पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्ययों को जोड़कर क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं। चलिए अब आते हैं प्रयोग के आधार से क्या तात्पर्य है। तो प्रयोग के से तात्पर्य यह है कि जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो संज्ञा शब्द के साथ में प्रयुक्त होने वाले विशेषण शब्द हैं, कारक हैं या क्रिया या अन्य शब्दों को भी आधार बनाया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगा तो कई बार कर्म प्रधान वाक्य होता है, कई बार कर्ता प्रधान वाक्य होता है, और कभी भाव अर्थात विधेय प्रधान वाक्य लिखे जाते हैं। और उस आधार पर हम लिंग निर्धारण करते हैं, अर्थात उनके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं या अन्य शब्द निर्भर करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आपने अच्छा शब्द लिखा है तो उसके साथ में आप लड़की नहीं लिख सकते, ठीक है, मीना नहीं लिख सकते, ना ही आप स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मूल रूप में अच्छा क्या है? एक विशेषण है और यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है। उसके स्थान पर आप क्या प्रयोग करोगे? अच्छी। तो आपने लड़की का प्रयोग किया तो आप अच्छा प्रयोग नहीं कर सकते, केवल अच्छी प्रयोग कर। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। उसी प्रकार से जब आप संबंध बताते हैं तो संबंध जिससे भी बताएंगे
उस उसका कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्थात जैसे यहां पर राम पुल्लिंग शब्द है, राम कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। पुस्तक कैसी है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो राम का संबंध अर्थात इस संज्ञा का संबंध इस संज्ञा से बताने के लिए आपने इस कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो आपने किसके साथ बताया? इस स्त्रीलिंग शब्द के साथ में बताया। इसलिए राम पुरुष जाति का होते हुए भी इसके साथ कारक चिन्ह किसका प्रयोग हुआ? की का। तो राम की पुस्तक, ना कि राम का पुस्तक। उसी प्रकार से ठीक है, यदि यहां राम की जगह में मीना लिख दूं तो मीना की चाकू नहीं होगा। अब किससे संबंध बता रहे हो? चाकू से। और चाकू क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है और मीना स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि मीना का संबंध किससे हो रहा है? इस संज्ञा का संबंध इससे बताया जा रहा है और यह कारक चिन्ह इसका प्रयोग किया। तो यह जो जिससे संबंध बता रहा है वह पुरुष जाति का शब्द है। किसका है? पुरुष जाति का। तो आप की का प्रयोग ना कर क्या प्रयोग करोगे? का प्रयोग। तो राम का चाकू। उसी प्रकार से जैसे राम पुरुष है तो राम खाना खाएगा, तो खाया लिखना चाहिए हमें। क्या लिखना चाहिए? खाया। लेकिन हमने खाई क्यों लिखा? क्योंकि राम ने क्या खाया है? रोटी। तो यह कर्मवाच्य है। तो किसकी प्रधानता है? रोटी की। क्योंकि क्रिया का फल प्रतिफल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो यह क्रिया जो लिखी गई है वह किसके अनुसार? कर्म के लिंग वचन के अनुसार लिखी गई। ठीक है, याद रहेगा। तो राम ने रोटी खाया नहीं, राम ने रोटी खाई। उसी प्रकार से सीता स्त्रीलिंग होते हुए भी आम खाया। क्या लिखा जाएगा? आम खाया। तो जब आप वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो संज्ञा शब्द या कर्ता के अनुसार के लिए प्रयोग होने वाले अन्य शब्द, चाहे वह विशेषण हो या कारक चिन्ह हो, कर्म हो या कई बार क्रिया को भी आधार बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रयोग के आधार पर हम लिंग निर्धारण संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों को भी आधार बनाते हैं। अगला हमारे पास में क्या है? अर्थ के आधार पर। क्या तात्पर्य है अर्थ के आधार पर? लिखा है कुछ शब्द अर्थ के दृष्टिकोण से समान होते हैं किंतु लिंग के दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। कैसे? जैसे कवि का अर्थ क्या है? जो काव्य की रचना करता है। कवि का अर्थ क्या है? जो काव्य की रचना करे। कवित्री का अर्थ क्या होता है? जो काव्य की रचना करे। दोनों का अर्थ क्या है? यदि मैं अर्थ कहूं तो क्या है? एक अर्थ है। अर्थगत कैसे हैं? दोनों एक अर्थ प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से नेता क्या है? जो नेतृत्व करे तो उसे हम नेता कहते हैं। नेत्री क्या है? कवि वही अर्थ है, नेतृत्व करने वाली। महान का अर्थ क्या है? उच्च, श्रेष्ठ। महती का अर्थ वही है। विद्वान का अर्थ ज्ञानी, विदुषी का अर्थ वही। अगर देखें इन दोनों चारों में जितने भी चारों युग में ले लिखे हैं, दोनों के अर्थ क्या है? दोनों शब्दों के एक ही हैं। सभी के अर्थगत क्या है? एक से अर्थ है, लेकिन लिंग के दृष्टिकोण से भिन्न है। क्यों? जब आप कभी भी मीना के लिए कवि शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। मीना क्या होगी? कवित्री होगी। मोहन कवि हो सकता है, मोहन नेत्री नहीं होगा, मोहन नेता होगा, लेकिन मीना नेत्री होगी। उसी प्रकार से महान कौन होगा? मोहन होगा, महती मीना होगी। विद्वान कौन होगा? पुरुष, और विदुषी महिला। तो आपने देखा कि अर्थ के दृष्टिकोण से ये शब्द क्या हो? एक ही अर्थ दे रहे हैं, किंतु लिंग के दृष्टिकोण से यह क्या है? भिन्न है। समझ में आया? तो लिंग कोई शब्द नहीं है। लिंग क्या है? कोई शब्द नहीं है, शब्दों में होने वाला विकार या परिवर्तन है। और इसका यदि हमने सम्यक प्रयोग नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहां समझ में आए? कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ, आपकी महान कृपा की जो मैं सफल हुआ। अब आप कहोगे कि यह शुद्ध है। अब ध्यान से देखिए, इस शब्द में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृपा क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए हमने, और आदर सूचक के लिए हमने क्या बोला? आपकी। संबंध आप
आप क्या है, मध्यम पुरुष है, और की मतलब संबंधवाचक। तो आपकी क्या है, महान कृपा थी जो मैं सफल हुआ है। अब इसके साथ संबंध बता रहे हो तो महान शब्द का आप प्रयोग नहीं करोगे। आपकी महती कृपा थी जो मैं सफल हुआ। अब आप कहोगे सर बोलने में अटपटा लग रहा है, ऐसे कैसे, गलत लग रहा है, क्योंकि आप उसी तरीके से है कि आप लिखते क्या हो, बहन, और बोलते क्या हो, बहन। लिखते क्या हो, बहन, और बोलते क्या हो, बहन। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लिखते सही हैं, बोलते गलत हैं। कुछ हम बोलते सही हैं, लिखते गलत हैं। कई बार हम प्रयोग करते हैं, और यह आजकल बहुत सारी किताबों में स्वीकार कर लिया गया है, त्रुटियां हैं, ठीक है चले दो, पर नियम जो कहता है इसी प्रकार से शुद्ध अशुद्ध वाक्य आते हैं और आप क्या कर लेते हैं, त्रुटि कर बैठते हैं। ठीक, तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमने आज देखा किसको, लिंग को। अगली कक्षा हम पढ़ेंगे वचन के रूप में। जय हिंद, जय भारत।